नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में आपका फिर से स्वागत है। जो हम पढ़ रहे थे आपकी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जीके की जो संबंधित जानकारी, आपको राजनीति विज्ञान की जानकारी दी जा रही थी। जहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था उससे आगे, और हमारा जो मुख्य पॉइंट था वो हमारा संविधान। देखो संविधान कितना चलता है वो देखते हैं। अभी तक हमने संविधान के जो अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से या मौलिक कर्तव्य के माध्यम से कहाँ क्या शामिल किया गया था। तो टोटल जो आपके 395 अनुच्छेद हैं, इस अनुच्छेदों को भागों में बांटा गया था। वो आपको बता दिया गया था कि कितने भाग टोटल हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों में भी बांट दिया गया था, बता दिया गया था। आज जो चलेगा हमारी 395 जो अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या बात लिखी गई है वो आपकी सारी बातें यहाँ बता दी जाएंगी। और उसमें से वही अनुच्छेद बताए जाएंगे कि किस अनुच्छेद में कौन सी बात जो प्रमुख रूप से आपके एग्जाम से संबंधित हो सकती है, कि एग्जाम में जब पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कौन सी बात दी गई है। और इस 395 अनुच्छेद टोटल हैं, तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि कहाँ से, किस देश से क्या शामिल किया गया था। तो इस अनुच्छेदों में जो बातें लिखी गई हैं, जैसे नंबर 1 अनुच्छेद नंबर हम 1 की बात करें अभी, तो इस अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है वो देखना पड़ता है, क्योंकि हम शुरुआत करते हैं 1 के नंबर से। तो इस देश के बारे में, ये भारत के बारे में बात पूरे 395 जो अनुच्छेद हैं वो लागू होते हैं। तो इनमें से सबसे पहला नंबर 1 वाला जो अनुच्छेद आता है उसमें आएगा भारत एक राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ, समूह होगा, यानी कई राज्य मिला के भारत को बनाया जाएगा। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में जो राज्य थे टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो उसी समय लिखा गया कि विभिन्न राज्यों का संघ या समूह होगा। वो भारत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से शुरुआत में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, उस समय पहले में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ समूह होगा, यानी राज्य इतने होंगे और ये केंद्र शासित। बाद में इस संविधानों के अनुच्छेदों में बदलाव करके राज्य बनाते गए, और वर्तमान में यहाँ इसमें देखें तो 28, और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 8। आज के समय देखो इसमें से राज्य 29 थे। एक राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश 2 भागों में उसको बांटा गया, तो 6 और 2 होते हैं 8। लेकिन बाद में केंद्र शासित प्रदेश और बनाया गया था, टोटल हो जाते हैं 9। लेकिन यहाँ जो इस राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था आपके जम्मू का, वो इसको बना दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो होने चाहिए 9 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन आज भी 8 हैं, क्योंकि पहले वाले जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये मूल संविधान की बात है 6 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो जब नए राज्य बनाए जाते हैं वो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 2 की बात करें तो यानी संघ में नए राज्यों को जो प्रवेश दिया जाएगा, अनुच्छेद 2 पहले वाले में भारत राज्यों का संघ होगा, तो इस संघ में राज्यों को जो प्रवेश दिया जाएगा वो आपके अनुच्छेद नंबर 2 में बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर आता है 3। इस तीसरे अनुच्छेद में क्या कहा गया है, तीसरे अनुच्छेद में कि भारत के राज्यों का निर्माण संसद करेगी। संसद है वो राज्य निर्माण, राज्य निर्माण। जैसे अगर देखें राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकते हैं। तो देखो ये 3 अनुच्छेद हैं वो आपके आपस में जुड़े हुए हैं। तो राज्य का संघ भारत होगा अनुच्छेद 1। दूसरे में जो संघ है केंद्र शासित या पूरा देश है, उसमें नए राज्य शामिल करने का जो प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 2 में है। 3 में संसद है, नए राज्य बना सकती है, केवल संसद ही हमारे देश में नए राज्य, क्योंकि संविधान में जो बदलाव करने का अधिकार है, संशोधन करने का जो प्रावधान है, शक्ति है, वो आपकी संसद। आपको बताया गया था अनुच्छेद 368 के तहत वो आएगा, अभी बता दिया जाएगा कि 368 के तहत नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्यों को 2 राज्यों को एक जगह कर सकती है, केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। तो इसी तरीके से आपका जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य का दर्जा समाप्त किया गया कब से, 5 अगस्त 2019 से, और उसको क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में एक राज्य न होके केंद्र शासित प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। जो आपका जम्मू कश्मीर संविधान के अनुच्छेद
370, अनुच्छेद 370 में शामिल था। इसमें ये थोड़ा सा प्रावधान ये था कि 370 के तहत जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य होगा, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आज उसको बांट दिया गया, एक जम्मू और एक लद्दाख के नाम से। पहले ये प्रावधान था यहाँ जब 370 लगी हुई थी, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नहीं दिया गया था उस समय। यहाँ भारत के जो संविधान के अनुच्छेद होते थे, वो भारत के कोई भी नियम होते थे, तो जम्मू कश्मीर में अगर लागू करना है तो वहाँ की विधानसभा से पारित करवाना होगा, तभी ये नियम लागू किए जा सकते, अन्यथा ये नियम लागू नहीं किए जा सकते थे। इसके बाद में जो आपका 5वां अनुच्छेद 5 से 11 तक है, वो नागरिकता संबंधी हैं कि नागरिकता किस तरीके से ग्रहण की जाएगी, वो आपको कल भाग में बता दिए गए थे कि नागरिकता संबंधी भाग संविधान के किस अनुच्छेद भाग में दिया गया है। इसके बाद में मुख्य रूप से जो अनुच्छेद आता है वो आपका आता है 32, क्योंकि बीच वाले संविधान के अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण, कंपटीशन की तरफ से अगर देखें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 और इसी के साथ एक अनुच्छेद और शामिल होता है, जो दूसरा अनुच्छेद है 226। ये 2 अनुच्छेद क्या है? आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं, बताया गया था अलग से कि 7 मूल अधिकार संविधान में थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित जो सुरक्षा प्रदान की गई है, मूल अधिकारों की जो सुरक्षा दी गई है, वो आपके इस अनुच्छेद 32 के तहत, जब हमें हमारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है। यहाँ उच्चतम याद रखना है, उच्चतम न्यायालय को, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद किसको? 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो इसने इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो मनुष्य के मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो इसके बिना हमें हमारी सुरक्षा नहीं मिल सकती। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अगर कोई राज्य उन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो हम डायरेक्ट सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और ऐसा ही इस आपके जो मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 226 आता है। तो 226 में क्या कहा गया है? 226 में आपका जो उच्चतम की जगह आप लिख देना उच्च। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपके इसमें मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये तो इस बीच में आ गया ना। तो 32 वाला जो अधिकार है आपका, जो अनुच्छेद है हमारा मौलिक अधिकारों के तहत, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा नई दिल्ली में स्थित है। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार कोलकाता में न्यायालय खोला गया था, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद आपकी दिल्ली में, भारत की राजधानी में ही इस न्यायालय की स्थापना हो की गई। तो याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट है जो भारत वाला है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं, तो राजस्थान वाला न्यायालय है। तो इस मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दोनों जो न्यायालय हैं वो 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं, 5 लेख या रिट। तो यहाँ क्वेश्चन भी आता है कि रिट संबंधी प्रावधान जो आपके सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेदों के तहत दिए गए हैं? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय जो भारत वाला है उसको तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है, जिसमें जो हमारा न्यायालय है वो किसी अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दे सकता है मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए कि मनुष्य के अधिकार है उसकी सुरक्षा है वो नहीं हो रही है।
दूसरा, जो मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए हम उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। कहाँ? उच्च न्यायालय। जो राजस्थान वाला न्यायालय है, तो राजस्थान वाले न्यायालय में भी हम हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं, दावा कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार का देखिए जारी कर सकता है। ये जो अनुच्छेद 32, इसको याद रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होने के कारण भारतीय संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने इसलिए कहा क्योंकि इसके बिना मनुष्य के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते, हमारा संविधान शून्य माना जाता है। और जो ठाकुरदास भार्गव नामक व्यक्ति है, ठाकुरदास भार्गव, उसने संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका को संवैधानिक उपचारों के तहत संविधान की आत्मा उसने कहा है। इसके बाद में 32 के बाद में जो महत्वपूर्ण अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 64 वाला, याद ये रखेंगे। अधिकारों के तहत कौन सा है? अधिकारों के तहत अनुच्छेद 32 और 226 वाला जब आएगा तब नंबर से अगर चले तो आगे भी आता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा लेख जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 226 के तहत राज्य का उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 64 वाला। देखो 32 आ गया, 32 के बाद में आपके 32 से 35 तक हो जाते हैं हमारे मौलिक अधिकार हैं। 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद में 36 से अगर देखो आप, अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं इस 51 वाले क में। लेकिन ये 51 क में ही मौलिक कर्तव्य बाद में शामिल किए गए थे। लेकिन 36 से 51 तक हमारे जो निर्देश हैं, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें अनुच्छेद 40 वाला और आता है एक, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या शामिल किया गया? पहले अनुच्छेद 40 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 40, इसमें आपकी जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो उसमें अनुच्छेद 40 में किया गया है कि राज्यों में ग्राम पंचायतें होंगी। गांधी जी का भी ये विश्वास था, कहना था कि भारत में राजनीति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो अनुच्छेद 40 में यहाँ निर्देश दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करें। तो इसके तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, ग्राम पंचायतें हो सकती है। अनुच्छेद 44 आता है, तो 44 में यूनिवर्सल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यह आपके किस अनुच्छेद में दिया गया है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत। तो याद रखना है 51 क में आपके मौलिक कर्तव्य जो 36 से 51 वाले में भी आते हैं, और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, क्या? समान नागरिक संहिता के बारे में अनुच्छेद आपके 44 में, इसमें 20 जोड़ देते हैं तो 64 हो जाता है। समान नागरिक संहिता यानी नागरिकों की सम्मान होने के लिए नियम बनाए जाएंगे, नियम गठित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 44 के बाद में 64वां जो आता है, देखो हमारे जो जितने भी अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, या जो हमारा संविधान है, इस संविधान में जितने भी अधिकार हमें दिए गए हैं, जितने भी कर्तव्य अनुच्छेद हमें दिए गए हैं, वो सारे अनुच्छेद कर्तव्य किसके तहत या किसके द्वारा मान्य होते हैं वो देखना है। क्योंकि हमारे देश में इतने भी अनुच्छेद लागू किए गए, संशोधन लागू किए जाते हैं, तो वो किसकी अनुमति के बाद में लागू होते हैं? तो यानी देश का जो शासक होता है, तो संवैधानिक शासक, आपका राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जब नहीं होता है तो इसकी अनुपस्थिति में आपका जो कार्य संभालने वाला होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ये अनुच्छेद 64 के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखो राष्ट्रपति भी होता है, तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद आपके 52, अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद
52 के तहत शामिल किया जाता है। और जिसके बाद में आपका जो अनुच्छेद आता है 53 वाला, वो भी आपके राष्ट्रपति से संबंधित है। हाँ, तो अनुच्छेद जो 52 है उसमें भारत का एक राष्ट्रपति, देखो ये संवैधानिक शासक, ये भी संवैधानिक शासक है, इनकी अनुपस्थिति में कार्य ये करता है, बीमार हो जाता है किसी अन्य कारण से, तो इसमें अनुच्छेद 53 भी आता है। 53 में क्या होता है, इस राष्ट्रपति जो संवैधानिक शासक है इसके कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है कि देश का जो कार्यपालिका का कार्य करता होगा वो आपका इसमें राष्ट्रपति हो जाएगा। अनुच्छेद 64 जो आता है वो उपराष्ट्रपति संवैधानिक शासक के रूप में, और ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपकी राज्यसभा का पदेन सचिव। अब एक चीज याद रखना आपको कि जो ये उपराष्ट्रपति होता है ना, आपकी राज्यसभा का पदेन सचिव, यानी सभापति भी बोल सकते हैं इसको, सभापति। जब भी राज्यसभा की कोई सम्मेलन होता है, कोई भी बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता सभापति के रूप में ये आपका उपराष्ट्रपति करता है। उसको राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं कह सकते, लोकसभा का अध्यक्ष जरूर कहा जा सकता है। तो आपका राज्यपाल जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वो आपके राष्ट्रपति के बाद में, जब राष्ट्रपति कहीं चला जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसके बाद में कार्य करने वाला होता है। तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति। फिर इसके बाद में इसमें अनुच्छेद 10 जोड़ दो तो हो जाता है 74। 64 10 74 में आपकी मंत्री परिषद व पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख किया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगी, भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेला कार्य नहीं कर सकता, अपने कार्यों को बांट देता है। तो किसको बांट देता है, जो अपने मंत्री होते हैं, जैसे विदेश मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, लेकिन इन सारे सदस्यों का जो अध्यक्ष माना या फिर नियंत्रण होता है वो आपके प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, चाहे आपकी मंत्रिमंडल हो, क्योंकि मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्री, क्योंकि इस मंत्री परिषद में भी आपके मंत्री हैं वो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री, 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो मंत्रिमंडल जो होता है वो आपका वरिष्ठ मंत्रियों का, उप मंत्री और राज्य मंत्री, तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इनका नेतृत्व तो आपका प्रधानमंत्री है वो करता है। इसके बाद में होता है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। इस महान्यायवादी की भी नियुक्ति इस राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ये कौन होता है कि जब आपकी संसद कोई नियम बनाती है तो उस नियमों को ये महान्यायवादी ये बता देता है संसद को कि इस नियमों का आपका न्यायपालिका जो है वो अवैध घोषित न कर दे। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, वो आपका महान्यायवादी आपके राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या आते हैं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम जो है, इसके कर्तव्य, पीएम का कर्तव्य होगा क्या, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को सूचना दे, यानी राष्ट्रपति के कार्य यहाँ हो सकते हैं कि कोई भी मंत्री ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय की सूचना अनुच्छेद 78 के तहत आपके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 78 आपके राष्ट्रपति से संबंधित जुड़ा हुआ होता है। अनुच्छेद 78 के तहत, दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार, अनुच्छेद 78 में पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना दे कि किस मंत्री ने क्या निर्णय लिया है। तो ये सूचना आपके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है।
फिर आता है 8 लिख के 108वां अनुच्छेद, याद रखना है 108 में। देखो हमारे देश में जो संसद होती है, ये संसद कोई भी नियम बनाती है, संविधान में संशोधन करती है, तो संसद के जो सदन हैं दो, कितने सदन, द्विसदनीय संसद। तो इस संसद के संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जिसमें आपकी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का जो अधिवेशन आयोजित किया जाता है वो आपके संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत किसके द्वारा बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना है। क्योंकि देखो ये संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, जैसे कोई विधेयक आपकी लोकसभा में से पारित होकर राज्यसभा में चला गया, साधारण विधेयक, और राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया, तो साधारण विधेयक कानून के लिए केवल संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? आपका राष्ट्रपति, क्योंकि देश में नियम बनवाने के लिए संवैधानिक शासक राष्ट्रपति होता है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्यों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? क्यों राज्यसभा का अध्यक्ष भी कर सकता है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यहाँ शासन किसका है? जनता का शासन माना गया है ना, तो इस कारण जनता के द्वारा चुना गया सदन आपका लोकसभा होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108, 108, 108 के तहत। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाया किसके द्वारा जाता है? क्यों बुलाया जाता है? कोई विधेयक जब संसद में से पारित नहीं होता तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब राष्ट्रपति बुलाएगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष ही, जिसको प्रोटेम ने के स्पीकर भी कहा जा सकता है, प्रोटेम स्पीकर भी होता है। वो जब लोकसभा की शुरुआत नहीं, लोकसभा गठन होता है उस समय प्रोटेम स्पीकर भी होता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान की कोटा से सांसद है ओम बिरला, वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? याद रखेंगे हमारे राष्ट्रपति, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति बुलवाएगा सभा, तो कि भाई ऐसी सभा होने से ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया जा रहा? संविधान के अनुसार शासन वही करता है। फिर उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन एक जगह एकत्रित होंगे और उस कोई विधेयक पर विचार विमर्श चर्चा है वो की जाएगी। फिर इसके बाद में आता है 110 अनुच्छेद, अनुच्छेद 110, ये है 10, तो धन विधेयक 110। क्वेश्चन आता है संविधान किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक पारित किया जाता है? तो धन विधेयक भी आपके 108 वाले संबंधित है। इसकी परिभाषा अनुच्छेद 109 में दी गई है। 109 के अनुसार जो आपका धन विधेयक, सर्वप्रथम धन विधेयक, धन विधेयक ये क्या होता है? धन यानी धन से संबंधित, पैसे किसी कार्य में कितने लगाने हैं। तो सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है, क्योंकि पैसा जनता का होता है और जनता के अनुसार ही ये कार्य संचालित किए जाते हैं। तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन रोक सकती है। राज्यसभा कितने दिन रोकेगी? 14 दिन रोक सकती है। याद ये भी रखना है कि धन विधेयक, क्वेश्चन आता है किसकी अनुमति से? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है। किसकी? पूर्व अनुमति से धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि धन पर नियंत्रण जनता का, और सर्वप्रथम इसीलिए धन विधेयक किसमें रखा जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन पूछने का तरीका कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपकी लोकसभा का अध्यक्ष, जनता के द्वारा चुना गया, जनता का पैसा है। अनुमति पूर्व राष्ट्रपति की होगी। रखा किस सदन में? लोकसभा में, क्योंकि ये जनता का सदन है, तो जनता का पैसा, इसलिए जनता वाले सदन में इसको रखा जाएगा। और याद ये रखना है राज्यसभा के पास 14 दिन रोकने की शक्ति होती है। राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोकेगी। अगर 14 दिन तक ये पारित नहीं करती है
तो वो यहाँ से पारित समझा जाएगा कि ये विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। इसके बाद में आता है 112। तो इसमें आप 12 को याद रखो, 12 विधेयक 12। 112 में भी क्या होता है, 12 में ब से शुरू कर देते हैं तो बजट, यानी भारत का जो बजट है वो बजट पारित किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत। अब ये बजट भी आपके इसी 108 वाले से जुड़े हुए हैं। 108 में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति यहाँ भी आ रहा है। फिर बजट, बजट पारित करवाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ भी ये याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में। और ये बजट कौन पारित करता है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री के द्वारा। वर्तमान में तो वित्त मंत्री जो निर्मला जी सीतारमण जी हैं उसने बजट पारित किया है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी होता है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी भी रही हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से जिसके पास केवल ही वित्त मंत्रालय हो वो आपकी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। वो रक्षा मंत्री भी रही हुई है पहले मोदी सरकार बनी 2014 में उस समय, लेकिन वर्तमान में वित्त मंत्री। तो बजट है वो 12 में 112 के अनुसार भारत का बजट है वो पारित किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। संसद में बजट रखा जाएगा हर साल। बजट हमारी जो फरवरी होती है, फरवरी को भारत का बजट पारित किया जाता है। तो आपके संविधान में अंग्रेजों के द्वारा व्यवस्था कर दी गई उसी के अनुसार है। तो बजट है हमारी वित्त मंत्री के द्वारा पारित किया जाएगा, राष्ट्रपति की तरफ से संसद में रखा जाएगा। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 123। इसमें आता है अध्यादेश। अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है आदेश दिया गया कि ऐसा होना चाहिए, कोई नियम बनना चाहिए कि ये अध्यादेश। एक अनुच्छेद इसी को मैं रख देता हूँ 123 के अलावा, अनुच्छेद इस 2 को यहाँ रख के इस 1 को बीच में रख दो और ये 13, तो बन गया अनुच्छेद 213। ये सारे अनुच्छेद हैं, याद रखना है। तो अनुच्छेद 123 और 213 ये एक ही दो ही अनुच्छेद 2 हैं जो 3 अक्षरों से आपस में जगह चेंज करवासु बन रहे हैं। तो 1 2 3 अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यादेश जारी किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, 123। अनुच्छेद 123 में तो आपका राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति तो पूरे राष्ट्र का होता है ना, तो पूरे देश के लिए अध्यादेश। अब अगर किसी राज्य में अध्यादेश लाना है तो उस समय आपका राज्यपाल, कौन, राज्यपाल, क्योंकि संवैधानिक शासक यही होते हैं। तो याद ये रखना है कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 213 इसका 1 को बीच में रख दो, 213 हो गई। तो 213 के तहत राज्यपाल। अध्यादेश 2 ही व्यक्ति। अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ती है कि देखो जब अगर कानून की जरूरत पड़ जाए कि आज नियम बनाना है, संसद का सत्र कौन चाल लिया, संसद का सत्र चालू न रहे और फिर नियमा की जरूरत पड़े, तो अध्यादेश कोई नियम राष्ट्रपति घोषणा कर देगा यहाँ कोई नियम है वो लागू हो जाएगा भाई। इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ो होगा तो भी के लिए कोई नियम लागू कर देगी भाई, लड़ाई के लिए अगर कोई यहाँ काम करोगे तो भी के लिए वो प्रावधान सजाओ, प्रावधान लो, तो बिना फिर संसद में रख लियो जाएगो और संसद को सदन चालू होगो। अगर बिना आगे जारी रखबो चावा तो संसद में पारित करावो जरूरी है। लेकिन तुरंत अगर नियम की जरूरत पड़े, जना अध्यादेश राष्ट्रपति पूरा देश के लिए और राज्यपाल आपके राज्य में अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 223 के तहत, 213 के तहत। इसके बाद में आपका अनुच्छेद आता है 124। 123 तो आई गई, इसके बाद में आता है 124, अनुच्छेद 124। ये अध्यादेश हो गए राष्ट्रपति और राज्यपाल, अनुच्छेद 124। और अनुच्छेद इसमें भी इसको विपरीत कर लेते हैं, अनुच्छेद 124 के बाद में अनुच्छेद 214। देखो यहाँ जैसे अध्यादेश वाले में हमने जो बात की है कैसी कि भाई अध्यादेश 123 राज्य आपका जो राष्ट्रपति और 213 इसका विपरीत, अक्सर एक को बदल दिया, एक को बीच में यहाँ भी है 123 और 214 अनुच्छेद हैं। 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च या उच्चतम, देश का एक उच्चतम न्यायालय होगा पूरे भारत के लिए।
एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, अंतिम निर्णय इसी के द्वारा लिया जाता है। इसके निर्णय के विरुद्ध हम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन राष्ट्रपति के पास समायाचना, जो अनुच्छेद आएंगे वो आपको बताएंगे। अनुच्छेद 62 के तहत समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो अनुच्छेद 124 के तहत तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, और ये सर्वोच्च न्यायालय भी ये राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च, यानी एक राज्य के लिए एक न्यायालय हो सकता है, या एक से अधिक राज्यों के लिए भी, जैसे दो राज्य होते हैं उनके लिए भी एक न्यायालय बनाया जा सकता है। तो इसी तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, तो उसके लिए वहाँ जो न्यायालय है वो आपका पंजाब और हरियाणा का दोनों जो राज्य हैं वहीं उसकी बात होती है, वहाँ जाके सुनवाई होती है। तो अनुच्छेद 124 1, 2, 4 आपका न्याय करने का अधिकार न्यायालय को न्यायालय होगा। फिर 214 1 को बीच में लगा दिया तो राज्य के उच्च न्यायालय। इसमें अनुच्छेद 129 भी आता है। 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय, या अभिलेख के जारी करने का, लेख जारी करने, कोई निर्णय दे दिया तो उसको सुरक्षित रख के लेख जारी करता है कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय कहलाता है। इसके बाद में आता है आपका अनुच्छेद 148। 148 के तहत नियंत्रक एवं 148 से 51, 48 में लिखा गया है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होगा। इसकी भी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की 148 से 151 के बीच में बात की गई है कि भारत के लिए एक नियंत्रक महालेख परीक्षक होता क्या है कि भारत की संसद के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वित्त बजट जो पैसा खर्च होता है, उसकी रिपोर्ट ये संसद में रखता है। राष्ट्रपति की तरफ से नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के द्वारा संसद में ये बात रखी जाती है। इसके बाद में आता है 152। कल भी बताया गया था कि 152 में एक राज्यपाल होगा, क्योंकि आपके अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति होता है, अभी बताया, तो इसमें आप जोड़ दो तो 152 के तहत हमारा एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल। इस राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि ये भी हमारा संवैधानिक शासक होता है। फिर आता है 169। यह आपकी जो राज्य होते हैं, राज्य में विधानसभा होती है, एक होती है विधान परिषद, विधान परिषद। तो विधान परिषद का गठन बनाना, विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना, यह अनुच्छेद 169 के तहत किया जाएगा कि नई विधान परिषद। अब परिषद बना कौन सकती है? केवल संसद बना सकती है। किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो आपकी राज्य की जो आपकी संसद है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में विधानसभा ही है। अगर राजस्थान में विधानसभा के बाद में विधान परिषद दूसरा सदन बनाना है तो राजस्थान की विधानसभा के द्वारा संसद के पास भेजा गया है भी कि राजस्थान में बनाया जाना चाहिए, भेजा हुआ है, संसद ने कोई निर्णय भी नहीं लिया है। फिर इसके बाद में आता है 170। 170 में आपकी विधान परिषद होगी। क्या? विधान परिषद होगी। फिर 171 विधान परिषद के बाद में विधानसभा, कि हर राज्य के लिए एक विधान सभा का गठन किया जाएगा, एक विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा जो है उसमें सदस्य हैं कितने? 200 सदस्य, 200 निर्वाचित सदस्य होते हैं राजस्थान की विधानसभा में, जो भारतीय जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है अनुच्छेद 200। 200 में क्या है कि राज्यपाल के जो कर्तव्य बताए गए थे कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास विधेयक को राज्यपाल भेजेगा। यानी कोई भी नियम अगर राज्य में बना रहे जाए, जहाँ केंद्र में संसद बनाओ तो राष्ट्रपति की अनुमति सुनी, हस्ताक्षर हुए, वही नियम लागू है। तो राजस्थान की जहाँ विधानसभा में कोई नियम बना रहा तो विधानसभा पारित और अंत में आपका राज्यपाल का हस्ताक्षर होना लागू है। तो राज्यपाल हस्ताक्षर न कर राष्ट्रपति का करना अगर भेज वो चाहे तो वो भेज सका जाए।
वो अनुच्छेद 200 के तहत। फिर आवाज है अनुच्छेद 243, यह आपको बताया भी गया था। इस 243 में क्या प्रावधान किए गए? पंचायती राज, पंचायत राज से संबंधित आपने जी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, यानी ग्रामीण शासन को इसमें शामिल किया गया। और इसी में आपकी जो नगरीय शासन यानी ग्रामीण और नगरीय, यह आपके अनुच्छेद 243 के तहत शामिल की जाती है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248, इसमें अवशिष्ट शक्तियां 2 4 8 8 8 याद रखो 48, तो इसमें अवशिष्ट शक्तियां जो आपके कनाडा के संविधान से ली गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां। और याद रखना है अवशिष्ट शक्तियां हमारे केंद्र सरकार के पास होती है। भारत की सरकार जो होती है अवशिष्ट शक्तियों पर नियम बना लेती है, उन्हीं के लिए नियम बनाने का अधिकार केवल आपकी केंद्र सरकार के पास होता है, आपकी राज्य की सरकार के पास से अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार नहीं होगा। इसमें अनुच्छेद 249 आपकी जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा की विशेष शक्ति, विशेष शक्ति जो लोकसभा को नहीं है। अनुच्छेद 249 के तहत थाने जो कि शक्ति बताई, कार्य बताया या फिर भाग बताया, तो बामे बताया जा कि अनुच्छेद 249 के तहत, और जब संसद पढ़ेंगे लोकसभा पढ़ेंगे उस समय बता दिया गया राज्यसभा की राज्यसभा को विशेष अधिकार है। और अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा कोई भी राज्य को विषय, क्योंकि राज्यसभा राज्य के लिए कार्य करती है, तो राज्य को कोई भी विषय केंद्र में भेज सकता है और केंद्र से नियम बनवा सकता है। तो अवशिष्ट आपके अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत राज्यसभा कोई भी नियम है वो बना सकती है और संसद को कह सकती है, लागू करवा सकती है। फिर अनुच्छेद 266 राज्य की जो संचित निधि होती है, संचित निधि यानी संचित का मतलब एकत्रित किया हुआ धन जो है, वो आपके अनुच्छेद 266 के तहत इसके ऊपर अधिकार रहता है संसद का। संसद की अनुमति के बिना इसमें से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है। तो संचित निधि अनुच्छेद 266, 267 आकस्मिक निधि यही रहेगी, लेकिन यहां हो जाएगी आकस्मिक, आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 280 वाला, क्योंकि बीच वाले जो अनुच्छेद वो इतने काम के नहीं है, एग्जाम से पूछे नहीं जाते हैं। तो अनुच्छेद 280 के तहत जो प्रावधान किया गया है वो होता है वित्त आयोग, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? देखो भारत में जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं वो सारी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। जितनी भी नियुक्ति हो, चाहे राष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकता है, जो राज्यपाल और बी की नियुक्ति राष्ट्रपति, लोकसभा को अध्यक्ष बना तो लोकसभा का अध्यक्ष खुद लोकसभा का सदस्य बनाऊं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय है बी का जका भी न्यायाधीश से बाकी सारे की नियुक्ति राष्ट्रपति। तो यही वित्त है, लेकिन यहाँ वित्त यानी पैसे के लिए, तो वित्त आयोग का गठन है आपके राष्ट्रपति के द्वारा और 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा, भारत के लिए वित्त आयोग बनाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 300 और इसमें कै, याद है तो बता सकते हैं कोई? 300 में क्या दिया गया? हमें अधिकार दिए गए, अधिकार आपको बताए गए थे, तो उस अधिकारों के तहत एक अधिकार को उठाया गया था। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, उसमें से 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार। तो वो जो एक अधिकार उठायो, पहले स्वतंत्रता समानता के तहत अधिकार हो कि कितना भी पैसा आदमी इकट्ठा कर सका जाए, तो गरीबी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ सके जी, तो बिन कम करवा के लिए कानून बना दिए संपत्ति के लिए कि इतना ही पैसा रख सके, बाकी के लिए टैक्स देना पड़ेगा, जो गरीबा का हित के लिए पैसा लगाया जाएगा। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 300 कै के तहत
शामिल कर लिया गया, यानी कानूनी अधिकार, नियम बना दिया गया कि इतना पैसा ही रख सकते, इससे ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते। तो संविधान के अनुच्छेद की संपत्ति को कानूनी अधिकार, संपत्ति को कानूनी अधिकार के तहत शामिल कर लिया गया। इसके बाद में आता है 312। अभी हमने 249 लिखे थे, तो ये 249 और 312 एक ही संबंधित है। यहाँ तो 249 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति, तो यहाँ भी राज्यसभा की विशेष शक्ति, राज्यसभा की विशेष शक्ति। यहाँ क्या दिया गया है कि राज्यसभा भारत में नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब क्या होता है? पूरे भारत के लिए जो सेवाएं होती है, पूरे भारत में जिसके व्यक्ति, जैसे आपका IAS, 3 सेवाएं हैं मुख्य रूप से, IAS, IPS और IFS, भारतीय 3 अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान लागू हुआ था उस समय, ये 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी पूरे भारत के लिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो आपका जिला कलेक्टर होता है। IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, जो आपका पुलिस का अधीक्षक होता है जिले में के। IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेशों में जो भारत के कोई व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कर सकता है या नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। राज्यसभा खुद न करके आपकी लोकसभा को, भारतीय संसद को कह सकती है कि अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय, पूरे भारत के लिए कोई सेवा सर्विस का गठन करना है। इसके बाद में आता है 315। 315 में क्या आता है? इसमें जो आपकी लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, लोक जनता की सेवा के लिए जो आयोग होता है वो आपके अनुच्छेद 315 के तहत बनाया गया है। भारत के लिए लोक सेवा, जो आपकी RPSC होती है उसके अधिकारी, उसका गठन का प्रावधान है। UPSC, पूरे भारत के लिए जो IAS अभी बताए, IPS जो बताए, इन अधिकारियों को चुनेगी कौन? वो आपके ये लोक सेवा आयोग है, वही इन अधिकारियों को चुनता है। इसके बाद में आता है 324। 324 का चुनाव आयोग, चुनाव, यहाँ 24 याद रखो, 24, तो वो चुनाव करवाने के लिए भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा वो आपके अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, जिसको चुनाव भी कह सकते हैं और निर्वाचन भी कह सकते हैं। भारत के लिए चुनाव करवाता है। यहाँ ये याद रखना है कि भारतीय जो निर्वाचन आयोग होता है वो आपकी लोकसभा, आपकी राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाता है। आपके जो ग्राम पंचायत होते हैं उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग, जब आपका 33-34 संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था ना, उसके बाद में लागू किया गया था। इससे पहले केवल भारतीय निर्वाचन आयोग ही हुआ करता था, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं हुआ करता था। तो चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग का गठन 324 के तहत किया गया है। अब इसका जो निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है लोकसभा, आपकी विधानसभा का, तो इसमें जो वोट देने वाले व्यक्ति होते हैं, मताधिकार, तो इसमें 326 वयस्क मताधिकार का अधिकार, वयस्क मताधिकार, इसके तहत आपकी संसद का है चुनाव होगा। संसद के जो सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा, आपकी राज्यसभा के, वो अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत। इसके बाद में आता है 331, इसमें आपने नाम सुना होगा आंग्ल भारतीय। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय जो सदस्य होते हैं उसका आपकी लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय लोकसभा में 2 सदस्य चुने जाते हैं। जो एंग्लो इंडियन होता है वो आपकी लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है कि कितने सदस्य आपके एंग्लो इंडियन होंगे। क्या कि किसी भी व्यक्ति का माता या पिता में से या तो यूरोपीय मूल का, यूरोप का मतलब इंग्लैंड का रहने वाला होना चाहिए, तो उसे आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इसके बाद में आता है 343। 343 में हमारी देवनागरी लिपि
हिंदी होगी, कि देवनागरी लिपि हिंदी हो सकती है, वो अनुच्छेद 343 के तहत है। इसके बाद में जो मुख्य अनुच्छेद आते हैं आपके 352, 356 और 360, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि यहाँ आपके राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उस कार्यों को यहाँ दिखाया गया है। संकटकालीन प्रावधान, भारत में कितने प्रकार के प्रावधान, संकटकालीन 3 आपको बताया गया था। अलग से जब राष्ट्रपति के कर्तव्य होंगे वहाँ उसको सविस्तार से वर्णन करके बता दिया जाएगा। तो 352 के तहत आपका जो राष्ट्रपति का जो शासन होता है, राष्ट्रपति के कर्तव्य होते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय आपात इसके तहत पूरे भारत के लिए राष्ट्रपति ही अपने कार्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगा के जब कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है उस समय 356 के तहत आपका जो राष्ट्रपति शासन होता है कि अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री सही तरीके से शासन नहीं कर रहा होता है, संचालन करने में असक्षम होता है, तो उस समय अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। किसकी अनुमति से? आपके राज्यपाल लिखित में राष्ट्रपति को देगा कि इस राज्य में तो शासन आपका जो मुख्यमंत्री है सही तरीके से नहीं संचालित कर रहा है, तो आपका फिर वहाँ शासन संचालित करने के लिए अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन और राज्यपाल फिर वहाँ नियम लागू करके राज्यपाल वहाँ कार्य करेगा। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 368। क्या हो सकता है? हमारा जो पूरा संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे संविधान में जो संशोधन जो संशोधन किए जाते हैं वो आपके अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। 368 में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया दी गई है, 3 प्रकार से संशोधन। और संविधान में संशोधन केवल संसद करेगी, राज्य संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। हमारा राज्य है राजस्थान है, वो संशोधन नहीं कर सकता। तो संविधान में कोई भी संशोधन होगा, किस तरीके से संशोधन करना है या संशोधन नहीं करना है, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। 69 और 70 नाम सुना है, 370 का नाम सुना होगा आपने। धारा 370 आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित। तो संविधान का अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे, विशेष राज्य का दर्जा। ये जो आपकी लोक सेवा है, चुनाव आयोग है, वयस्क मताधिकार है, वहाँ अलग से ही व्यवस्था थी। तो 370 वर्तमान में 370 को हटा के 5 अगस्त को पहले राज्यसभा में पारित करवाया। वैसे हो नहीं सकता था, इसलिए राज्यसभा में पारित करवा के लोकसभा में रखा गया, वहाँ से पारित करवा के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर रामनाथ कोविंद के द्वारा। क्वेश्चन हो सकता है कि किसके हस्ताक्षर से धारा 370 को समाप्त किया गया? रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, क्योंकि घर के अंदर ही तो नियम बदल रहे हैं, तो गृह मंत्री आपके राजनाथ सिंह इसको बदल दिया, धारा 370 को समाप्त कर दिया। और 31 अक्टूबर ये जम्मू कश्मीर समाप्त करके राज्य का दर्जा केंद्र शासित प्रदेश और दोनों 2019 में समाप्त कर दिए गए। इस तरीके से 370। इसके बाद में अनुच्छेद एक और अंतिम जो अनुच्छेद देखें आपका 395, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें 1935, 1947, क्योंकि भारत का जब संविधान निर्मित किया गया था, बनाया गया था, भारत के नियम भारतीयों के द्वारा बनाए जा रहे थे, उस समय भारत आज़ाद हो गया, तो शासन किस नियमों के अधीन करेंगे? कौन से नियम होंगे जो भारत में शासन संचालित करेंगे? तो 1935 का जो अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम भेजा गया, 1947 का अधिनियम भारत की आज़ादी के लिए, उसमें जो नियम रखे गए उन नियमों के अनुसार ही भारत का शासन संचालित, यानी उन्हीं नियमों को भारत में लागू कर दिया गया था। तो 395 जो अनुच्छेद है उसमें क्या किया गया? 395 में इन 1945 के 1947, 1935 के जो अधिनियम थे उनको समाप्त, यानी अधिनियमों को रद्द किया गया। अनुच्छेद 395 के तहत 1935 के भारत शासन जो अधिनियम थे
उन अधिनियमों को रद्द करने का जो अधिकार 395 के अधिनियम के तहत समाप्त करके भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। इसके बाद भी एक अनुच्छेद और रहता है, अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 62 के तहत और अनुच्छेद 161 ये दोनों आपके राष्ट्रपति के कर्तव्यों के तहत ही आते हैं, क्योंकि हमारे देश में न्यायालय है, वो किसी को सज़ा दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो उस सज़ा को क्षमा करने का प्रावधान दोनों में, क्षमा जिसके द्वारा की जाती है, क्षमा करने का प्रावधान या दया याचिका, दया याचिका किसके पास लगाई जा सकती है? दया याचिका आपके राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। जैसे अगर आपके जो आतंकवादी होते हैं, हमले करते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है, बाद में कोर्ट के माध्यम से उसको फांसी की सज़ा दी गई, कसाबा को फांसी की सज़ा दी गई, कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी, उस दया याचिका के माध्यम से वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है, पूर्ण रूप से भी माफ़ कर सकता है। फांसी की सज़ा अगर दे दी गई तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस फांसी की सज़ा को भी पूर्ण रूप से माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है। हालांकि अगर न्यायालय ने फांसी की सज़ा दी है तो सोच समझ के दी है, इसलिए राष्ट्रपति उसको माफ़ क्यों करेगा? तो न्यायालय है वो समाधान की शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा अगर समाधान कर दिया गया तो जो न्यायालय के कार्य वो भी वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा, और वो दया याचिका के माध्यम से, दया याचिका का अधिकार राष्ट्रपति के पास। और यहाँ 161 में राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल के पास फांसी की सज़ा, फांसी की सज़ा अगर किसी को दी गई है तो उसको कम या पूर्णतः माफ़ करने का अधिकार आपके राष्ट्रपति के पास ही रहता है। राज्यपाल फांसी की सज़ा को कम नहीं कर सकता। राज्यपाल तो किसी को सज़ा दी गई है तो उसको कम जरूर कर सकता, फांसी वाली को छोड़ के। अगर किसी को जैसे 10 साल की सज़ा दे दी गई राज्य के न्यायालय के द्वारा, ये राज्य वाले न्यायालय के अधीन ही करेगा, राज्य का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वाले में यहाँ पहुँचेगा, उच्चतम जो न्यायालय है वो यहाँ कार्य करेगा। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, क्योंकि इसके बाद में न्यायालय नहीं है, तो न्यायालय ने, उच्चतम देश वाले न्यायालय ने किसी को फांसी की सजा दी तो आपका राष्ट्रपति अनुच्छेद 62 के तहत समाधान कर सकता है। ये राष्ट्रपति का एक कार्य भी है, समाधान की शक्ति अनुच्छेद 62 के तहत दी गई है। समाधान की शक्ति राज्यपाल को 161 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति है वो फांसी की सजा को माफ कर सकता है, पूर्ण रूप से छोड़ भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। और आपका राज्यपाल है वो सजा को कम ही कर सकता है, वो पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। फांसी वाली तो राज्यपाल के पास कुछ भी अधिकार नहीं होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों भारतीय संविधान के 395 जो अनुच्छेद थे वो भारत में लागू होते हैं। किस किस अनुच्छेदों में क्या बताया गया है, किस अनुच्छेदों में क्या संशोधन किया गया है, कब कब संशोधन किया गया है। संशोधन जो भी किया जाएगा वो यहाँ कह के माध्यम से लिखा जाएगा। और याद ये रखना है, संविधान में संशोधन करेगी वो केवल हमारी संसद ही करेगी। आप कहीं राज्य की विधानसभा है वो संशोधन नहीं कर सकती। संसद है वो दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के माध्यम से हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो संशोधन किए जा सकते हैं। कल आपका जो पॉइंट होगा वो संविधान के संशोधन अधिनियम, यानी किस तरीके से संशोधन हमारी संसद कर सकती है। संविधान में जो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं वो संशोधन किए जाएंगे कल। कल इस संविधान में संशोधन फिर बदलाव किस तरीके से होता है, इसके बाद में आपका संविधान के जो संशोधन कौन कौन से किए गए, सबसे पहले संविधान में संशोधन किस तरीके से किए जा सकते हैं वो संशोधन डाले जाएंगे। और इसके बाद में जो वीडियो बनाए जाएंगे संशोधन के बाद में, संविधान के बारे में बीच में एक वीडियो बनाया जाएगा आपका ट्रिक, उसमें केवल वो ट्रिक बताए जाएंगे जो आपके किसी भी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है। तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिलता रहेगा। थैंक यू।